नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है ये संविधान की हिंदी सीरीज़ का वीडियो है। इस सीरीज़ में आज हम जो लोग हैं यानी कि जो है संघ और राज्यों के बीच जो संबंध हैं, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, उन पे चर्चा करेंगे। देखिए, ये सीरीज़ जो है वो भारत के संविधान के कुल 22 भागों में 11वें भाग पर संबंधित है और इसमें जो 2 अध्याय हैं जिसमें कि विधायी शक्तियों यानी विधायी संबंध के बारे में बात की गई है और प्रशासनिक संबंध के बारे में बात की गई है। यानी यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स पे है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि भाग 11 में क्या क्या दिया हुआ है और इसका विस्तार कहाँ तक है। देखिए, संविधान में जो है कुल 22 भाग दिए गए हैं जिसमें कि हम लोग 11वें भाग पे चर्चा करने जा रहे हैं। जो संविधान का 11वां भाग है ये जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन और स्टेट्स के बारे में बात करता है, यानी यहाँ पर जो संबंध हैं उनके बारे में बात करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ बताते हैं इसका विस्तार क्या है। यानी ये कुल 2 चैप्टरों में यानी टोटल 2 चैप्टर्स में यहाँ पर ये डिवाइड किया गया है। जो पहला चैप्टर है वो बात करता है लेजिस्लेटिव, यानी लेजिस्लेटिव की बात करता है यहाँ पे, यानी जो लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात है यहाँ पर। तो लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की पावर जो दी गई है वो उसकी बात की गई है, यानी किन मामलों में जो है राज्य मतलब यहाँ पे विधायक बनाएगी यानी कि विधियाँ बनाएगी और राज्य केंद्र बनाएगी, और किन ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार जो है वो राज्यों की विधायी बनाने की शक्तियों को ओवरलैप करते हुए उनमें भी जो है कानून बना सकती है। तो इन सब चीज़ों के संबंध के बारे में यहाँ पे दिया गया। बाकी इसका जो विस्तार दिया गया है वो देखिए यहाँ पे दिया है 245, आर्टिकल 245 से लेकर जो है 255 तक, यानी यहाँ पर कुल 11 सेक्शन आर्टिकल दिए गए हैं। तो ये चीज़ आती है। बाकी यहाँ पर जो सेकंड शेड्यूल है यानी सेकंड शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात की है, यानी यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशन है यहाँ पर, यानी उनके बीच में जो रिलेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है उसके बारे में बात की है। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर आती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का जो विस्तार है ये आर्टिकल 256 से लेकर 263 में है। देखिए 263 जो आर्टिकल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए इसमें जो दिया हुआ है यानी इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है यहाँ पर, और 262 में जो नदियों और उनके बीच में राज्यों के बीच में जो डिस्प्यूट हो जाता है नदियों के जल और बंटवारे के बीच में, तो उसको सॉल्यूशन की प्रोसीजर दिया कि कैसे उसको जो है जुडिशरी तौर से सॉल्व किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए इसी के साथ इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन एक है यहाँ पे, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो देखिए भारत में जो फेडरलिज्म सिस्टम है, फेडरलिज्म सिस्टम का आधार ही होता है कि जो शक्तियाँ हैं केंद्र में उनको डिवाइड किया जाए, उनको बांटा जाए राज्यों में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन। तो इसकी जिसकी ये फेडरलिज्म की यानी बेसिक कॉन्सेप्ट है। और भारत में जो फेडरलिज्म है उसमें हमारा केंद्र जो है वो ज़्यादा सशक्त है कंपेरिजन ऑफ राज्यों की। तो यहाँ पर हमेशा ये बात उठती रहती है कि राज्यों को जो है वो अधिक शक्तियाँ दी जाएं, यानी फेडरलिज्म को और मजबूत किया जाए। जबकि हम लोग अगर यूएसए को देखेंगे तो यूएसए में उनका संविधान में राज्यों को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं और केंद्रों की शक्तियाँ बहुत ही कम मामलों में हैं। बहुत सिर्फ डिफेंस और कुछ ही मामलों में उनको वहाँ पर शक्तियाँ दी गई हैं, बाकी सभी मामलों में राज्यों को शक्तियाँ हैं। इसीलिए वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी है। एक व्यक्ति राज्य का नागरिक होने के साथ साथ केंद्र का में भी नागरिक होता है। भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है, यानी भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का निवासी है और जो भारत में रह रहा है, डोमिसाइल भारत का, वो भारत का नागरिक होगा, ना कि किसी राज्य का। तो ये चीज़ आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी मांगे इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि यहाँ पर वो चाहते हैं कि राज्य की शक्ति बढ़ाई जाए। बाकी कारण देखते हैं, राज्यों के पास विकास कार्य के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर अगर आप करों को भी देखेंगे तो जो साधन है, चाहे आप यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर्स देखिए या फिर उनकी फाइनेंशियल रिसोर्स की बात की जाए, तो उसमें भी अधिकतर जो कर हैं वो सब केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आते हैं, या राज्य उनको वसूलता है और केंद्र सरकार को दे देता है। फिर वित्त आयोग के अनुशंसा पर ही जो है उनको राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये चीज़ आती है, इसलिए ये भी यहाँ दोनों ही चीज़ें यहाँ पर सही हो जाती। तो उपयुक्त जो ऊपर दिए गए दोनों वक्तव्यों की दृष्टिगत निम्न में से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है यहाँ पर, और आर एक की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल, तो हमारा आंसर भी यहाँ पे यही हो जाएगा इस प्रश्न का, ए और आर दोनों सही है। यानी यहाँ पर राज्य मांग करते रहते हैं कि इसको पुनर्विचार किया जाए, और बिल्कुल यहाँ पर जो साधनों का आवंटन किया गया है केंद्र राज्यों के बीच में, वहाँ पर जो राज्यों को है कम साधन दिए गए हैं, जो कंपेरिजन ऑफ
जो है केंद्र के। अभी जैसे हाल ही में उदाहरण लिया जाए तो अब जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें कुछ 3 लिस्टें दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब अगर देखेंगे आप हाल ही में जो केंद्र सरकार हमारी बहुत ही सशक्त सरकार है इस समय, तो उसका क्या है कि उन्होंने यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट बढ़ा के कर दिए हैं अब 100, जो कि पहले थे 97 सब्जेक्ट को बढ़ाकर 100 कर दिया है, यानी यहाँ पर 3 सब्जेक्ट यहाँ पर नए जुड़े। जबकि अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, जिसमें से यहाँ पर 5 को -5 सब्जेक्ट ऐसे कम कर दिए जिन पर स्टेट कानून बना सकता था। अब यहाँ स्टेट लिस्ट में जो कानून बनाने की पावर हो गई है वो हो गई है 61, और इन 5 को उठाकर इन्होंने डाल दिया कंकरेंट लिस्ट में। यानी कंकरेंट लिस्ट में जो कि पहले 47 थे, अब इनमें 5 और जोड़ दिए गए और अब ये हो गए 52। यानी अब कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु अगर राज्य और केंद्र के कानून में कोलैप्स होता है, यानी एक दूसरे से वो टकराते हैं, तो वहाँ पर केंद्र का कानून राज्य के कानून पर प्रिवेल कर जाता है, यानी वो उस पर हावी हो जाता है, वो लागू हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे भी दिखाया जाए तो अगर केंद्र सरकार जो अब ये क्या करना चाह रही, देखिए यानी यहाँ पर उसने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया है, जिसके कारण अब वो भी उन मामलों में आसानी से जो है कानून बना सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो देखिए यहाँ पे भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है, यानी जो समवर्ती सूची है वो कंकरेंट लिस्ट की बात करता है। तो जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, तो बिल्कुल यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो भारत की जो यहाँ पर 7वीं सूची है, 7वीं अनुसूची है, उसकी मतलब समवर्ती सूची यानी लिस्ट 3rd में दिया गया है, यानी 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में दिया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी लोक व्यवस्था, प्रति व्यक्ति कर और ये निखात निधि, ये सभी जो हैं वो राज्य सूची में दिए गए हैं, यानी स्टेट लिस्ट में दिए गए। लोक व्यवस्था को देखेंगे तो स्टेट लिस्ट का जो एलिमेंट नंबर 1 है, यानी जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो पहली मद है वो लोक व्यवस्था ही दी गई है। और अगर आप छठे में देखेंगे तो 6ठी मद जो है वो यहाँ पर हेल्थ की बात करता है, और 44वें में यहाँ पर जो है ट्रेजर ट्रूप दिया गया, यानी जो 44 सब्जेक्ट है वो ट्रेजर ट्रूप है। और वही कंप्लेन की यहाँ पे देखा जाए कि प्रति व्यक्ति कर, तो प्रति व्यक्ति कर जो है वो 61वें, यानी कि स्टेट लिस्ट का 61वीं मद है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है यहाँ पर, यानी जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राज्यों के बीच सहयोग व समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्न संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर व विधियेतर संस्थाएं हैं? यानी जो संविधान में नहीं दी गई हैं, इतर यानी यहाँ संविधान से परे हैं जो, और या विधियेतर जो विधि से यानी विधि जो यानी स्टेटस के भी बाहर है, यानी किसी स्टेटस से नहीं आई। तो बिल्कुल पहला देख लीजिए यहाँ पे नेशनल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो बिल्कुल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC जो दी गई है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, ये संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, स्टेटस के द्वारा नहीं बनाएंगे, तो बिल्कुल ये हो जाएगी संविधान के इतर। बाकी राज्यपाल सम्मेलन, तो बिल्कुल राज्यपाल जो सम्मेलन है ये भी संविधानेतर है, तो ये बिल्कुल 1 और 2 सही हो जाएंगे। बाकी यहाँ आंचलिक परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद, तो अंतर्राज्यीय परिषद ये संविधान में दिए, ये स्टेटस के द्वारा है, तो दोनों ही यहाँ पर जो है यानी 4 और 3 जो है वो संविधान में और यानी विधेयतर हैं, मतलब विधि में हैं, विधेयतर नहीं विधि में है। तो ठीक है, यहाँ पे विधेयतर से 2 ही हो जाते हैं, 1 और 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। अब देखिए यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद कहाँ देखिए, तो बिल्कुल आर्टिकल 263 जो है इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद व राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 245 यानी संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद व राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि जो राज्य और संघ के जो बीच में करों के विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस की बात की गई यहाँ पे, तो उससे जो रिलेशन है यहाँ पर उन दोनों के बीच में, तो उसके प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, और ऑप्शन डी है मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया था। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आपात के समय इसको निलंबित किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है
तो ऑप्शन ए यहाँ पे संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, एनडीसी के द्वारा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है वो संसदीय कानून के द्वारा हुआ है, यानी जो है पार्लियामेंट्री स्टेट्यूट के द्वारा हुआ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पे, अंतर्राज्यीय झगड़ों यानी अंतर्राज्यीय जो पानी के झगड़े हैं, यानी कई स्टेटों या फिर दो या दो से अधिक स्टेटों के बीच में किसी पानी के झगड़े, नदियों के जल और झीलों के झगड़े से संबंधित जो है झगड़े होते हैं, तो में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में दी। बिल्कुल यहाँ पर अगर किसी वाटर बॉडीज़ के और उन संबंधी जल संबंधी जो राज्यों के बीच में झगड़े होते हैं तो उसमें केंद्रीय जो है संसद यानी पार्लियामेंट की जो अधिनिर्णय की शक्ति दी गई है वो अनुच्छेद 262 में दी गई है। बाकी बी देखते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम जो है ये बिल्कुल 1956 का ही है, तो ये भी यहाँ सही हो जाएगा। बाकी नदी बोर्ड एक्ट, देखिए नदी बोर्ड एक्ट ये भी जो है ये 1956 का ही है, यानी 1956 का है, ना कि यहाँ पे 1970 का, तो ये यहाँ गलत हो जाता है। बाकी जो राष्ट्रीय जल नीति है तो यानी नेशनल वाटर पॉलिसी है ये 1987 की है, तो ये भी यहाँ सही हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को, यानी जो अवशिष्ट अधिकार यानी रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन की बात की गई है वो, तो इसको पहले बार दिया कहाँ है, यानी इसके बारे में चर्चा की गई है वो की गई है आर्टिकल 248 में। आर्टिकल 248 में अगर हम सिंपल एक लाइन में बताएं कि यानी ऐसी मदें यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जिनके बारे में 7वीं अनुसूची में ना तो राज्य सूची, ना ही केंद्र सूची, ना कंकरेंट लिस्ट में दिया गया है, कुछ यानी नए ऐसे तत्व आ जाते हैं जिन पर कानून बनाना जरूरी है, तो उनके लिए जो बचे हुए जो भी ऐसे इनमें नहीं दिए गए उन पर कानून बनाने की शक्ति जो है संसद को दी गई है। तो ये रेसिडुअरी पावर जो है दी गई है यहाँ पर, रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, तो देखते हैं, संघीय सरकार को दी गई है, तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा संसद यानी संघीय सरकार को दी गई है। बाकी राज्य सरकारों और संघीय राज्य दोनों, तो यहाँ पर यह आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो यानी देखिए यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, संधियाँ होती हैं, उन पर जो उनमें भारत जो संविधान उनमें जो है भारत साइन करता है, उनको सहमति लेता है दूसरे राज्यों देशों से, तो उसको भारत में या भारत के पूरे संपूर्ण भारत में या भारत के किसी राज्य में लागू करने के लिए जो है वो कानून बना सकती है, सभी राज्यों की सहमति से, राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्यों की सहमति से। तो ऐसी कंडीशन में भारत को की सरकार यानी जो यूनियन है, केंद्र सरकार है, उसको किसी भी राज्य से सहमति लेने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर संसद जो है बिना सहमति, राज्यों की सहमति लिए भी जो है इसको लागू करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क यानी स्टैंप ड्यूटी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए स्टाम्प ड्यूटी का जो प्रोविज़न दिया हुआ है वो दिया है यानी राज्य और केंद्र के बीच में जो वित्तीय यानी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, तो वो प्रावधान है आर्टिकल 268 में। यानी पहले हम लोगों ने बात की थी तो वहाँ पर लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात की, ये हम फाइनेंशियल रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो 268 से लेकर जो है ये दिया हुआ है 281 तक। उसके बाद फिर विद्युत यानी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है कि वहाँ पर राज्य के कारण विद्युत पैदा हो रही तो राज्य कर लगाएगा, वहाँ भी उसके भी आगे प्रोविजन है। तो ये चीज़ यहाँ पर बेसिक यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो 268 है उसमें 2 प्रकार के ऐसे कर दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला जो कर है वो स्टाम्प शुल्क है। स्टाम्प शुल्क ऐसा कर है जो कि लगाया किसके द्वारा जाता है, ये देखिए सबसे पहले तो ये संघ सूची का विषय है और ये लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। यानी जब हम केंद्र सरकार की बात करें तो उसको पार्लियामेंट समझ लीजिएगा, यानी पार्लियामेंट केंद्र सरकार में कोई यहाँ पे अंतर नहीं है इन क्वेश्चन में। तो ये लगाया जाएगा यहाँ पर यूनियन के द्वारा, यानी यूनियन के द्वारा इसको लगाया जा रहा है। वसूलेगा कौन, यानी इसको वसूलने की जो शक्ति दी गई है वो दी गई है स्टेट के पास, यानी जो स्टैंप ड्यूटी है ये स्टेट वसूलेगा। और इसको खर्च कौन करेगा, तो बिल्कुल खर्च भी यहाँ पर स्टेट ही करता है। यानी लागू किया जाता है, इसको लगाया जाता है यूनियन के द्वारा, वसूला जाता है स्टेट के द्वारा और खर्च भी स्टेट के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए स्टैंप ड्यूटी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रेट पे वसूली जाती है। जैसे महाराष्ट्र में अलग वसूली जाती है, वहाँ पर जो है
अगर एक पुरुष व्यक्ति है तो उस पर 6% लगती है, वही अगर एक महिला के ऊपर है तो उस पर 4% लगती है, और उसके बाद भी अगर आप टाइम पे नहीं पेमेंट करते तो 2% का सेस लग जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। तो वसूलने की पावर जो है स्टेट को है और खर्च करने की पावर भी स्टेट को। देखिए ये तो स्टैम्प ड्यूटी हो गई। इसके साथ एक और ऐसा ही है, जैसे औषधि और जो प्रसाधन होते हैं उनके उत्पादन पर भी जो शुल्क लगाया जाता है वो भी केंद्र लिस्ट का ही पार्ट है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है, यानी यूनियन उसको लागू करता है और वसूलता स्टेट है और स्टेट ही उसको खर्च करता है। और ये प्रावधान बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर आर्टिकल 268 में बताए गए हैं। चलिए बहुत हो गया, यहाँ पे आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो पहला ऑप्शन दिया है राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूला जाता है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा लगाया नहीं जाता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लगाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। वसूला बिल्कुल राज्य सरकार के द्वारा जाता है। यहाँ पे स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, यानी कि विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो विनियोजन है ये भी संघ सरकार द्वारा नहीं किया, तो क्योंकि रेट ऑफ जो इसके टैक्सेस होते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। यानी भारत में जो वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क लगता है, यानी फाइनेंशियल ट्रांजिशन पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो इम्पोज की जाती है यूनियन के द्वारा, और जो वसूली जाती है यहाँ पर कलेक्ट की जाती है स्टेट के द्वारा, और स्पेंड भी स्टेट के द्वारा की जाती है, खर्च भी स्टेट के द्वारा किया है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो बिल्कुल उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। तो अंतर्राज्यीय परिषदों का जो निर्माण स्रोत है देखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पर अंतर्राज्यीय जो परिषद है यानी इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो दी गई है आर्टिकल 263 में। तो बिल्कुल संविधान के आर्टिकल 263 में। तो इसका जो निर्माण स्रोत है वो क्या है, संविधान, यानी संवैधानिक है ये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। बिल्कुल यहाँ पे सही है ये। संघीय जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। कब बना सकती है, अंतर्राज्यीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए। बिल्कुल यहाँ पर जब इंटर नेशन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो भी समझौते हुए हैं उनको लागू करने के लिए जो है राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। ये स्टेटमेंट ठीक है। संबंधित राज्य की सहमति से, बिल्कुल यहाँ पर अगर संबंधित राज्य जो है वो संसद से कहता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर आप कानून बनाइए, तो वहाँ पर भी सहमति देने पर संसद कानून बना सकती है। बाकी यहाँ पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में, तो राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में भी जो है संसद कानून बना सकती है राज्य में। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसे, यानी यहाँ देखिए कौन पास कर रहा है, राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसे हेतु प्रस्ताव पारित करते। तो बिल्कुल इसको अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से सहमति दे देती है तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो यहाँ देखिए सारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधान नहीं कर सकती है। तो यानी भारतीय संसद जो है वो राज्य सूची के विषय में विधान नहीं कर सकती है। देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे। तो बिल्कुल अगर भारत का राष्ट्रपति निर्देश नहीं भी देता है तब भी जो भारत की संसद है वो विधेयन कर सकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये गलत स्टेटमेंट। देखते हैं अगला, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि एक ऐसा राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर राज्यसभा ये प्रस्तावित करती है कि ऐसा करना जो है वो ये राष्ट्रीय हित में है। तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन पे भी जो है संसद जो है यहाँ पर कानून बना सकती है। तो ये भी यहाँ ठीक हो जाएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। यानी कि अगर जो है राज्यसभा ये घोषित कर देती है कि ऐसा बनाना जो है राष्ट्रीय हित में है, तो यहाँ पर संसद राज्य विषय पर कानून बना सकती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। बाकी देखते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रस्ताव प्रमाणित करे कि ऐसा विधेयन आवश्यक है। तो देखिए यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष से यहाँ पर संबंध नहीं है। यहाँ पर अगर लगता है कि राज्यसभा की अगर अनुमति दे देती है तब भी हो जाता है, और अगर आपातकाल की स्थिति होती है उस कंडीशन पे भी ऐसा हो जाता है, वहाँ पर भी संसद फिर कानून बना सकती है। तो यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी नेक्स्ट 4 देख लेते हैं, राष्ट्रीय आपात लागू। बिल्कुल यहाँ पर जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तब भी संसद जो है वो कानून बना सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा और यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा, यानी 2 और 4 सही है। तो यहाँ देखिए अध्यक्ष की बात की थी। हाँ, अगर कोई राज्य कहता है कि आप राज्य सूची के विषय में कानून बनाए तो उस समय उस कंडीशन पे भी जो है संसद कानून बना सकती है। और वही प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में विधेयक नहीं बना सकती जब तक, यानी जब तक जो है राज्यसभा प्रस्ताव पारित न कर दे कि ऐसा राष्ट्रीय हित में है या आपातकाल लागू ना हो।
तब इन दोनों कंडीशन में कानून बना सकती है। और तीसरा है कि अगर राज्य कोई है वो ये अनुरोध करता है केंद्र से कि आप जो है हमारे विषय पर कानून बनाइए, राज्य विषय पर कानून बनाइए, तब भी बना सकती है। तो वो यहाँ पॉइंट नहीं था। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए अध्यक्ष की बात ही थी, इसलिए अगर अध्यक्ष ऐसा प्रमाणित कर दे तो यहाँ पर ऐसा यहाँ इसीलिए ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 4 सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध जो है वो प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए संविधान के प्रावधानों से, तो बिल्कुल केंद्र राज्य संबंध जो है वो संविधान के प्रावधानों से प्रभावित होते हैं। नियोजन प्रक्रिया से भी यहाँ पर जो प्लानिंग प्रोसेस होता है उससे भी प्रभावित होते हैं। राजनीतिक हितों के अंतर विरोध के कारण, बिल्कुल यहाँ पर राजनीतिक हितों के अंतर विरोध के, अगर मान लीजिए केंद्र में कोई और सरकार है, राज्य में कोई और सरकार है, तो केंद्र जो फाइनेंस कमीशन की स्थिति से जो बंटवारा करती है, यानी जो टैक्सेस का बंटवारा करती है, वो उसमें भी जो है विभेद कर सकती है। बाकी ये सब चीज़ होती है। पॉलिसियाँ लागू करने में कोई सरकार है, केंद्र ने कोई पॉलिसी लागू की और राज्य उस पॉलिसी को अपने राज्य में लागू नहीं कराता, तो इससे अंतर विरोध हो सकता है। हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से, बिल्कुल यहाँ पर भी जो है केंद्र राज्य के जो संबंध है वो प्रभावित होते हैं, यानी सभी को हुक्म चलाने की इच्छा तो होती है। तो बिल्कुल आंसर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सभी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो देखिए हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके, अंतर्राज्यीय परिषद का जो प्रावधान दिया गया वो दिया गया आर्टिकल 263 में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। बाकी आर्टिकल 262 तो हम लोग इस पर पहली बात करते हैं। आज का आर्टिकल 262 जो है वो कहता है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर रिलेट एंड रिवर और रिवर बॉडी और वैलीज की बात करता है। यानी यहाँ पर न्यायिक निर्णय होगा, न्यायिक विधेयन हो रहा है, यहाँ पर न्यायिक निर्णय हो रहा है किस आधार पे? यानी ऐसे विवादों पे जो जल संबंधी हैं, नदियों के जल संबंधी हैं, जलाशयों के जल संबंधी हैं, और वो किन के बीच में? राज्य या राज्यों के और संघ के बीच में, इस तरह के मैटर, यानी 2 राज्यों के बीच में अगर विवाद हो रहा है या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद, तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर प्रावधान दिया गया 263 में। जैसे केरला और तमिलनाडु के बीच में अभी विवाद चल रहा है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर बांध बनाने का, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट इसी आर्टिकल में आ जाते हैं। बाकी 264 की बात करें तो 264 जो है ये फाइनेंस कमीशन की बात करता है, बिल्कुल वही है यहाँ पर जो आर्टिकल 280 में दिया गया है, उसी को यहाँ माना गया है कि 264 में भी वही माना जाएगा जो कि आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। 265 की बात की जाए तो 265 जो कहता है कि टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज एंड सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी किन मामलों में यहाँ पर टैक्स नहीं लागू किए जा रहे हैं, नॉट, तो वहाँ पर बचाने की बात की, टैक्सों को रोकने की बात की गई है, और वो भी किसके द्वारा? अथॉरिटी बाय लॉ के द्वारा। तो ये चीज़ जाती है आर्टिकल 265 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध जो दिए गए हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध के जो प्रावधान है वो दिए गए 263 में, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो भारत में जो केंद्र राज्य संबंध वो निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, बिल्कुल संवैधानिक प्रावधानों पर करते हैं, परंपराओं व व्यवहारों पर, यस परंपराओं व्यवहारों पर भी करते हैं, न्यायिक व्याख्याओं पर भी, और यहाँ पर बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी। तो इन सभी पर जो है केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये IAS 2011 में आया हुआ था। तो करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो यानी जो करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह से और जो भी अन्य प्राप्तियाँ, उनसे जो राजस्व संघीय सरकार को प्राप्त होता है वो जमा होता है, वो कहाँ जमा होता है? तो बिल्कुल वो भारत की सिंचित निधि में, यानी भारत की सिंचित निधि में वो जमा होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? यानी म्युनिसिपल रिलेशन कहा गया है, इंटर स्टेट रिलेशनशिप को, तो यूनियन स्टेट रिलेशनशिप को कहाँ कहा गया है? देखते हैं। विधेयन के क्षेत्र में, राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, वित्तीय मामलों में, राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, प्रशासनिक मामलों में, राज्य के केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, और योजना प्रक्रम में राज्य के केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो देखिए ये सभी में इंटर स्टेट यूनियन स्टेट रिलेशनशिप की बात की, ये विधेयन की बात है, ये वित्तीय है, ये प्रशासनिक, और ये
योजना यानी प्लानिंग प्रोसेस के यहाँ पर भी इनके रिलेशन की बात की गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो देखा जाए तो जो म्युनिसिपल संबंध है वो कहाँ पे है, तो वो वित्तीय मामलों में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वित्तीय मामले कहाँ दिए गए हैं, तो वित्तीय मामले जो है वो क्लियरली आर्टिकल 268 से लेकर जो है 281 तक दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची, यानी ये जो एजुकेशन है ये पहले शुरू में स्टेट लिस्ट का पार्ट था, अब इसको कंकरेंट लिस्ट के पार्ट में यानी समवर्ती सूची में डाल दिया गया, स्थानांतरित किया गया है। तो बिल्कुल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस वीडियो के। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त जो है कार्यालय की स्थापना की गई है। तो जो लोकायुक्त कार्यालय, पहली बात लोकायुक्त क्या होता है, जैसे देखिए केंद्र में जैसे लोकपाल होता है, यानी लोकपाल क्या करता है, जनता की समस्याओं यानी जनता को अगर लगता है कि किसी मामले में यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार हुआ या किसी तरह का कुछ हुआ है तो जनता क्या करती है, लोकपाल को कंप्लेन करती है केंद्र के मामले में। उसी तरह से ठीक यहाँ पर लोकायुक्त होते हैं जो कि राज्य क्षेत्र में यानी राज्य क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसमें लोग जो हैं यहाँ से जानकारी ले सकते हैं और यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं किसी राज्य के अंतर्गत आने वाली संस्था के विरुद्ध या राज्य सरकार के कार्यों के विरुद्ध, और ये यहाँ पर जांच करता है इस सब चीज़ की ऐसी कंप्लेन या सही है या गलत है। तो ये सब शक्तियाँ दी गई हैं। अभी लोकपाल जो है भारत में बहुत मतलब सशक्त रूप से उसको एप्लीकेबल नहीं कराया गया है, सिर्फ अभी तक नाम मात्र के लिए अपॉइंट किए गए, उनकी शक्तियों का आवंटन तक अभी तक नहीं हुआ है। देखिए आगे हो जाए तो सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ, तो हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यहाँ पे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। भाई वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों पे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।